बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व किया जाता है, सही हेडिंग के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ और इजी वर्डिंग के साथ। तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कहता है द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल होगी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। What will be the effect on this ratio when the deformation made is very large? अगर डिफॉर्मेशन लार्ज हो जाए तो फिर इसकी रेशो के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या फिर ये कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 वर्ड्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। पहले नंबर पे स्ट्रेस क्या होती है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेन क्या होती है और थर्ड नंबर पे डिफॉर्मेशन क्या है। इजी वर्डिंग में समझाऊंगा। देखें, स्ट्रेस हम बोलते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस तरीके से हमारे पास एक स्प्रिंग है या एक हमारे पास रबड़ है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको पुश या पुल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हमने स्ट्रेस अप्लाई की। लेट करें मेरे पास ये एक छोटा सा स्प्रिंग है जो कि बॉल पॉइंट वाला है, तो अगर मैं इसको बाहर की जानिब फोर्स लगाऊं इस तरीके से, तो इसको मैं पुल कर रहा हूँ फोर्स लगा के, तो इसको मैं बोलूँगा मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब स्ट्रेन क्या होती है इसको भी सुन लें। तो स्ट्रेन है कि स्ट्रेस के अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, शेप या वॉल्यूम के अंदर जो तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। लेट करें मेरे पास ये रबड़ का बैंड है या ये एक स्प्रिंग है, तो अगर मैं इसको बाहर की जानिब खींचूंगा, लेट करें इसकी लेंथ 1 मीटर है और मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की, मतलब इसको पुल किया, फोर्स लगाई इसके ऊपर, और इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर हो गई, तो कितनी चेंजिंग आई? 0.5 मीटर की। तो ये हमारे पास स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन बोलते हैं स्ट्रेस के अप्लाई करने से बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आई है उसकी लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन को ही डिफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे और बॉडी की शेप या बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए तो इस जो चेंजिंग है इसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं या इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा लूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर हम इसको अलग अलग इसके हेडिंग देंगे और इसके पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको आंसर समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। देखें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशो है ये कांस्टेंट रहती है स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो आती कैसे है। देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ काम करता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर आप लोग जानते हैं हुक्स लॉ। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके इसी चैप्टर के टॉपिक नंबर 5 से लिया गया है। तो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ हमारे पास ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है। भाई अब इलास्टिक लिमिट सर क्या होती है? तो देखें, इलास्टिक लिमिट ये है कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, यानी जिस तरह हमारे पास एक रबड़ है या एक स्प्रिंग है, उसको आपने बाहर की जानिब पुल किया, खींचा, और फोर्स के रिमूव करने से यानी उसको छोड़ने से ऑब्जेक्ट वापस आ जाए, तो इसका मतलब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। लेकिन अगर आप लोग फोर्स को यानी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लगा दें, लेट करिए मैंने फोर्स को बहुत ज़्यादा लगा दिया, अब अगर मैं फोर्स को रिमूव करूंगा तो ऑब्जेक्ट वापस नहीं जाएगा, तो इसको मैं कहूँगा कि मैंने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया। इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। यानी कि फोर्स के रिमूव करने से आपने स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस के रिमूव करने से आपने रबड़ को खींचा, स्प्रिंग को खींचा, स्ट्रेस अप्लाई की, लेकिन जैसे ही आप इसको रिमूव करें ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो इलास्टिक लिमिट इसे बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के आपने अंदर रहना है।
तभी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो फिर हुक्स लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथ समझ लें जो कि बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। देखें, आप लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इक्वल लगाया तो कांस्टेंट आया, और ये वाली जो स्ट्रेन है इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इस स्ट्रेस को लिखते हैं स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेन है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो आप जानते हैं ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रेन। तो अब इस तरफ क्या रह गया? कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को हम यंग मॉडुलस का नाम देते हैं या इलास्टिक मॉडुलस का नाम देते हैं। यंग मॉडुलस जो है इसकी डेफिनेशन भी आपके इस चैप्टर के अंदर लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा रफ काम था, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपने इसको आंसर के अंदर नहीं लिखना, समझाने के लिए। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो हुक्स लॉ अप्लाई होगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तभी स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो रेशो है हमारे पास वो कांस्टेंट होगी। मेन पॉइंट्स हैं, आपने जहन के अंदर इनको रखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी दो चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उनका जो ग्राफ है वो हमारे पास ना इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है। और ये ग्राफ आपकी इस टॉपिक नंबर 5 के अंदर बना भी हुआ है। ओ से ए तक अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रीजन के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखें, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे इस तरफ भी जा रहा है। यानी अगर इस तरफ हम स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेन भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम अब इसकी अलग अलग हेडिंग देंगे। मैं आपको आंसर समझाने लगा हूँ, बहुत ही ईजी वर्डिंग में है, प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं जिस तरीके से पेपर के अंदर दी जाती हैं। क्योंकि उसने हमसे यहाँ पर दो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा, पहले स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए और फिर लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। तो पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी पहले हम स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बातें बताई हैं ये इसीलिए बताई हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो पढ़ते हैं फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी ये डिफॉर्मेशन जो चेंजिंग आती है, आपने स्प्रिंग या रबर को थोड़ा सा ही खींचा, थोड़ी सी उसके अंदर डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंजिंग आई, जिस तरीके से फर्ज करें अगर आपके पास एक सॉफ्ट रबर बॉल हो, उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से दबाएंगे तो आपने ये स्ट्रेस अप्लाई की, तो स्ट्रेस अप्लाई कर थोड़ा सा दबाएंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे वो वापस आ जाएगी। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी अगर आप चीज़ को ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट तभी होती है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होती हैं जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें, यानी उतनी ही फोर्स लगाएं जिसको छोड़ने से बॉडी वापस भी आ जाए। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इनकी रेशो कांस्टेंट, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इलास्टिक लिमिट मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई करनी है कि जिसको छोड़ने से बॉडी वापस भी आ जाए। तो इस रीजन के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, इनकी रेशो कांस्टेंट होगी और हुक्स लॉ अप्लाई होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बहुत अहम बातें हैं, एमसीक्यूज के लिए भी बड़ी अहम बातें हैं। द लीनियर रिलेशन, ये जो लीनियर रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जितनी स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रेन भी बढ़ेगी। होल्ड्स विद इन द इलास्टिक रीजन, यहाँ पर ये आना है विद इन, ठीक है, विद इन द इलास्टिक रीजन, यानी ये जो इनका लीनियर रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर ही होल्ड होता है। इलास्टिक रीजन के बाहर जाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो वो हम इसमें बात करेंगे। लीनियर रिलेशन तभी तक कायम रहता है अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे, इलास्टिक रीजन के अंदर रहेंगे ऑफ अ मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये सिर्फ तभी होगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होते हैं जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं, बॉडी पे उतनी ही फोर्स लगाते हैं जिसको छोड़ने से बॉडी वापस आ जाए, और स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट होगी, हुक्स लॉ अप्लाई होगा,
तभी जब डिफॉर्मेशन स्मॉल होगी। अब हम बात करते हैं फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन, क्योंकि उसने लार्ज डिफॉर्मेशन के बारे में स्पेशल पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन रेशो व्हेन डिफॉर्मेशन मेड वेरी लार्ज। तो लार्ज डिफॉर्मेशन की अब हम अलग से थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे। लिखते हैं फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन वेरी लार्ज होगी, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नो लॉन्गर कांस्टेंट। तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप अगर आप डिफॉर्मेशन को बड़ा लार्ज कर देंगे तो आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाएंगे। यानी अगर इलास्टिक लिमिट में आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपने स्ट्रेस छोड़ने से ऑब्जेक्ट वापस आ गया तो आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कर दें, डिफॉर्मेशन यानी तब्दीली बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो छोड़ेंगे वापस नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है वो नहीं रहेगा। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, इनकी रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगी और ग्राफ भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। दिस मीन्स द मटेरियल डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। अब जारी बात है, जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, इनकी रेशो कांस्टेंट नहीं रही, तो इसका मतलब हुक्स लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। हुक्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, मैं बातों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो दिस मीन्स द मटेरियल डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ एनीमोर। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। इसकी कुछ वजूहात हैं, दो लिखी हैं। द मटेरियल गोज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। मैं आपको बता चुका हूं कि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दी है, आपने स्प्रिंग को इतना ज्यादा खींच दिया है कि अब आप छोड़ेंगे वापस नहीं आएगा। यानी आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, उससे बियॉन्ड चले गए, आगे चले गए। द मटेरियल में अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी अब उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। डिफॉर्मेशन यानी उसके अंदर तब्दीली आ गई, अब वो वापस नहीं आएगा, उसकी एक नई शेप बन गई। पहले उसको स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए छोड़ा था, वापस आ गया, उसकी पहले वाली शेप ही थी, लेकिन आपने उसके ऊपर स्ट्रेस इतनी ज़्यादा अप्लाई कर दी कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, यानी अब वो चेंज हो गया है। जिस तरीके से अगर आप किसी स्प्रिंग को, पेंसिल वाले स्प्रिंग को अगर आप ज़्यादा खींच दें तो आप देखते हैं वो अब वापस नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि वो अब परमानेंट डिफॉर्म हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। द मटेरियल में एवन ब्रेक्स, वो मटेरियल जो है ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से अगर आपके पास रबड़ बैंड होगा बारीक सा, तो उसके ऊपर अगर आप एक हाथ से ज़्यादा उसको खींचेंगे, ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका बेस्ट आंसर। ठीक है, तो आपने स्मॉल डिफॉर्मेशन की हेडिंग दी, उसके 3 पॉइंट्स बना के लिखे। उसने लार्ज डिफॉर्मेशन में पूछा तो आपने लार्ज डिफॉर्मेशन को अलग से हेडिंग दे के उसको एक्सप्लेन किया, इसके 3 पॉइंट्स बनाए। तो इस तरीके से अगर आप इसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, तो यकीन माने आपके फुल मार्क्स आएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप समझेंगे। तो कहता है कि व्हेन अ प्योर वाटर फॉल्स ऑन फ्लैट ग्लास प्लेट, अगर हमारे पास जिस तरह से वाटर है, अगर उसको हम एक ग्लास शीशे की प्लेट के ऊपर पानी को फेंकते हैं, इट स्प्रेड्स। तो आप देखेंगे जैसे अगर आप किसी भी टेबल की सरफेस के ऊपर या फिर आप किसी ग्लास प्लेट के ऊपर अगर पानी को इस तरीके से फेंकते हैं तो पानी पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाता है। इट स्प्रेड्स ऑन द प्लेट, ये पानी जो है उस प्लेट के ऊपर फैल जाएगा। अब इसके बाद वो कहता है वाइल द मरकरी, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी भी आप जानते हैं लिक्विड है, जिस तरह वाटर लिक्विड है। व्हेन फॉल्स ऑन द सेम प्लेट, अगर हम मरकरी को उसी प्लेट के ऊपर इस तरीके से उंडेलेंगे, गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोबल्स, तो वो छोटे छोटे कतरों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो फैलता नहीं है। ग्लोबल्स बोलते हैं वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं या एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है, तो वो इस तरीके से ना पानी की तरफ फैलेगा नहीं मरकरी, बल्कि क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। वाई, ऐसा क्यों हुआ? यानी कि पानी को ग्लास की प्लेट के ऊपर फेंकने से वो फैल क्यों गया, और मरकरी को उसी ग्लास की प्लेट के ऊपर जब हमने फेंका, उंडेला, तो फिर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म क्यों इख्तियार कर गया, ये हमने बतानी है। इसके पीछे जो फिज़िक्स है वो हमने बतानी है।
तो स्टूडेंट्स आइए मैं आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं और उसके बाद हम इसका बेस्ट आंसर लिखेंगे। हम यहाँ पर वाटर स्प्रेड ऑन ग्लास, क्यों वाटर जो है स्प्रेड हुआ उसको अलग से डिस्कस करेंगे, और मरकरी फॉर्म्स ग्लोबल्स, और जो मरकरी का लिक्विड है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म क्यों इख्तियार कर गया, वो फैला क्यों नहीं, इसकी हम अलग रीज़न लिखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त आंसर लिखेंगे, आसान वर्डिंग के अंदर लिखेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना दो तरह की फोर्सेस हैं जिनको समझना ज़रूरी है इसका आंसर समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक फोर्स है एडहेसिव फोर्स और दूसरी फोर्स है कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, आसान वर्डिंग में दो डिफरेंट सब्सटेंस या मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास सेम सब्सटेंस हो, एक ही सब्सटेंस हो, तो उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ पर बात ये है कि जो हमारे पास वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये इनकी आपस में, जिस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनकी आपस में जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स, सेम सब्सटेंस की जो फोर्स है आपस में अट्रैक्शन की, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ये बहुत कम होती है। यानी वाटर जो है ना अपने आप के साथ अट्रैक्ट होने के बजाय दूसरी चीज़ों के साथ अट्रैक्ट ज़्यादा होता है, यानी उसकी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से फ़र्ज़ करें आपके पास एक ग्लास प्लेट है और आपके पास थोड़ी सी सैंड है, रेत है, तो अगर आप उस ग्लास प्लेट के ऊपर इस तरीके से रेत को इस तरीके से गिराएंगे तो रेत क्या हो जाएगी, इस तरीके से बिखर जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर अगर आपके पास मैग्नेट के, मकनातीस के छोटे छोटे पीसेस और उनको आप इस तरीके से गिराएं तो वो स्प्रेड नहीं होंगे, बल्कि वो इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? चूँकि मैग्नेट्स के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनके दरमियान जो फोर्स है वो ज़्यादा है, यानी मैग्नेट अपने आप के साथ ज़्यादा चिपकता है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप के साथ चिपकने वाली फोर्स कोहेसिव फोर्स, दूसरी चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होने वाली चिपकने वाली फोर्स एडहेसिव फोर्स। तो जो वाटर है ना, ये दूसरी चीज़ों के साथ ज़्यादा चिपकता है अपनी एटम्स के चिपकने की निस्बत, यानी इसकी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है अपने कोहेसिव फोर्स की निस्बत। तो इसलिए अपने आप के साथ जुड़ने के बजाय, ड्रॉपलेट बनाने के बजाय स्प्रेड हो जाता है। लेकिन मरकरी इसके बरक्स है। मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, उनकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, यानी वो अपने आप के साथ ज़्यादा चिपकते हैं ग्लास प्लेट के साथ चिपकने की निस्बत। यानी हमारे पास जो मरकरी के एटम्स हैं वो, उनकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, उनकी आपस में फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो आपस में चिपक कर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए अब हम आंसर पढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आंसर पे अप्लाई करते हैं। बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। पहले हम बात करेंगे वाटर स्प्रेड्स ऑन ग्लास, क्योंकि उसने यहाँ पर पहले यही लिखा है। तो यहाँ पर ये जो इसका पहला सेंटेंस है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला आसान वर्डिंग होगी। आधा क्वेश्चन तो आपको, आधा आंसर जो आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की पहली लाइन है ये हम पूरी रिपीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो आप पेपर से देख के क्वेश्चन की आधी लाइन तो रिपीट कर सकते हैं ना, कॉपी कर सकते हैं। तो लिखते हैं, व्हेन अ प्योर वाटर फॉल्स ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट। देखिए सेम वर्ड है, इट स्प्रेड्स ऑन द प्लेट, इट स्प्रेड्स ऑन द प्लेट। तो यहाँ तक तो हमने उसकी क्वेश्चन की लाइन को ही रिपीट किया। जब हम प्योर वाटर को गिराते हैं ग्लास प्लेट पे तो वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर। बिकॉज, अब हम यहाँ पर रीजन देंगे जो मैंने आपको बताई, बिकॉज द एडहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। क्योंकि एडहेसिव फोर्स यानी वाटर और ग्लास के दरमियान जो फोर्स है ये ज्यादा है, किसकी निस्बत? कोहेसिव फोर्स की निस्बत। कोहेसिव फोर्स यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स है वो कम है, इसलिए वाटर जो है वो फैल गया, ग्लास की सरफेस के ऊपर फैल गया और आपस में ड्रॉपलेट उसने नहीं बनाए, आपस में नहीं चिपका, क्योंकि उसके आपस में जो चिपकने वाली फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, वो कम है और दूसरों के साथ चिपकने वाली फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारे पास वाटर है वो ग्लास की प्लेट के ऊपर फैल जाएगा। सो वाटर स्प्रेड आउट ऑन द ग्लास प्लेट, इसलिए वाटर जो है फैल गया ग्लास प्लेट के ऊपर। टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद सरफेस, ताकि वो ज़्यादा ग्लास की प्लेट के ऊपर कॉन्टैक्ट में आ सके। तो यहाँ पर हम इसको हेडिंग यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि एडहेसिव फोर्स जो है यहाँ पर वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, यानी आपस में चिपकने वाली फोर्स कम है
और दूसरों के साथ चिपकने वाली फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो फैल गया। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके 2 पॉइंट्स। आप यहाँ पर अगर इनको पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में लिखेंगे तो फिर आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा बेटर लगती है। बात करते हैं मरकरी फॉर्म्स ग्लोबल्स। मरकरी जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म क्यों इख्तियार करता है? तो इन कंट्रास्ट इसके उल्ट, व्हेन मरकरी फॉल्स ऑन द सेम फ्लैट ग्लास प्लेट। अब देखिए ये मैंने ही लिखा है, व्हेन मरकरी फॉल्स ऑन द सेम ग्लास प्लेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। तो आपको ये पहला सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन का जो सेंटेंस है उसी को ही कॉपी किया है। When mercury falls on the same glass plate, it gets converted into small globules। जब मरकरी को उसी ग्लास प्लेट के ऊपर भेजते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। बिकॉज क्यों? इट्स कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। क्योंकि अब जो यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस है यानी मरकरी के जो एटम्स के दरमियान फोर्स हैं वो ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है। किसकी निस्बत? एडहेसिव फोर्स यानी मरकरी का जो ग्लास के साथ फोर्स है वो कम है, तो इसलिए मरकरी ग्लास के बजाय अपने आप के साथ चिपकता है, इसीलिए वो जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। सिंपल दो हमारे पास फोर्स की कहानी है। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी तो चीज़ फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स है ज़्यादा होगी सब्सटेंस की, तो वो फैलेगा नहीं बल्कि वो अपने आप के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म लिक्विड है तो इख्तियार कर लेगा। तो दिस स्ट्रॉन्ग इंटरनल इंटरेक्शंस कॉजेज द मरकरी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इसी वजह से ये जो कोहेसिव फोर्स है मरकरी के एटम के दरमियान, इसकी जो इंटरनल इंटरेक्शन की फोर्स है, इसी वजह से ये इस तरीके से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार करता है, रिजल्टिंग इन अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स है, इसलिए मरकरी के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस की निस्बत, दूसरों के साथ ये कम चिपकते हैं, इसलिए ये फैलते नहीं हैं बल्कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप देख रहे हैं मैं बातों को ना बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मकसद ये है कि जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन के अंदर बैठ जाए। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएं आंसर भी आपको वैसे वैसे ही याद होता जाए। इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ ना लंबी देर तक याद रहती है, आपको दोबारा पीछे वीडियो करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या कहा गया है, क्योंकि बातें रिपीट हो रही हैं। और ये मेरा मतलब एक मेथड है, मैं क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए एक आदत सी बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर वो लिखता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड शुड रिमेन यूनिफॉर्म इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। यानी बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास एक पाइप जिसका रेडियस यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर भी यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स बोलते हैं एक जैसी चीज़ को। लेट करें हमारे पास एक पाइप है, तो अगर पाइप जहाँ से मोटा होगा ना वहाँ पे उसका रेडियस ज़्यादा होगा, और अगर पाइप जहाँ से पतला होगा वहाँ पे रेडियस कम होगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमने एक ऐसा पाइप लेट करना है जो कि बिल्कुल एक जैसा, यानी कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है, ताकि उसका रेडियस क्या रहे, यूनिफॉर्म। तो अगर रेडियस यूनिफॉर्म रहेगा तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन बट एक्चुअली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन एक्चुअल में बर्नौलीज कहता है प्रेशर जो है यूनिफॉर्म रेडियस वाले पाइप के अंदर कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं रहता। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर आसान अल्फाज के अंदर इसकी रीज़न समझा दूँ, उसके बाद फिर हम इसका आंसर पढ़ेंगे। तो बात ये है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल को जब हम डिराइव करते हैं तो हम आइडियल फ्लूइड को लेट करते हैं। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो 3 कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन कि वो फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, यानी उसकी जो लेयर्स हैं, फ्लूइड के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की रेजिस्टेंस, किसी किस्म की फ्रिक्शन ना हो। दूसरी कंडीशन कि वो हमारे पास जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी फ्लो करे। तो आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। अगर विस्कोसिटी ज़ीरो होगी तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा ना पाइप में, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन की वजह से। जिस तरीके से मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास एक गेंद है, आपने उसको इस तरीके से थ्रो किया, आप देखें कुछ देर जाकर वो रुक गई।
क्यों रुकी? क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हुई। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? जब आपने गेंद को फेंका तो सामने से एयर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन, इसको एयर फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। जब गेंद ग्राउंड के साथ इस तरीके से आगे जा रही है तो ग्राउंड और बॉल के सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है, इसकी वजह से भी उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होने उसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम हो रही है और वो रुक रही है। तो यही बात है कि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल में हम फ्लूइड लेट करते हैं नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी ना हो, जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी तो प्रेशर भी लॉस नहीं होगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में हमारे पास आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल फ्लूइड सिर्फ थ्योरी है, थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी बोलते हैं गाढ़ेपन को। जिस तरीके से ऐसे फ्लूइड्स जो आसानी के साथ फ्लो कर सकते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, जिस तरीके से हमारे पास वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, ठीक है, इजीली फ्लो करते हैं, इनकी विस्कोसिटी कम है, ये कम गाढ़े हैं। तो ऐसे फ्लूइड जिनका फ्लो करना थोड़ा मुश्किल हो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिस तरीके से हमारे पास हनी है, शहद, ठीक है, ग्लिसरीन है, हमारे पास कोल तार है। तो ये बहुत ही थिक होते हैं, इनके लिए फ्लो करना मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि इनकी जो एटम्स है उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ्लो बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो रियल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो वाटर हो, कुछ भी हो, तो उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, यानी उनको चलते हुए फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। जब फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा। मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल में हम आइडियल फ्लूइड यूज़ करते हैं। आइडियल फ्लूइड वो जिसकी विस्कोसिटी ना हो, विस्कोसिटी नहीं है यानी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी तो प्रेशर भी ड्रॉप नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा। आइए आंसर पढ़ते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट की पॉइंट समझा चुका हूँ। पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रेशर ड्रॉप्स इन यूनिफॉर्म पाइप, यानी उसने यही पूछा है कि एक यूनिफॉर्म पाइप है उसमें प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है। तो ये हम उसको पहले वन लाइन के अंदर आंसर देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के 2 पॉइंट्स के अंदर उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 लाइन के अंदर आंसर क्या है, इन रियल फ्लूइड्स, हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं, रियल फ्लूइड्स हैं, प्रेशर डिक्रीज, उनमें प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन विद द वाल्स। विस्कोसिटी की वजह से, और जब फ्लूइड फ्लो करता है पाइप के अंदर तो उसकी वाल्स के दरमियान फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, विच कॉजेज एनर्जी लॉस, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। एक्सप्लेनेशन, बर्नौलीज़ थ्योरम की बात करते हैं, इज बेस्ड ऑन अज्यूमिंग एंड आइडियल फ्लूइड। चूँकि बर्नौलीज़ थ्योरम के अंदर हम आइडियल फ्लूइड लेट करते हैं। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन, जिसकी विस्कोसिटी या फ्रिक्शन नहीं होती। विस्कोसिटी और फ्रिक्शन नहीं होगी तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। तो लिहाजा प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। हाउएवर, ताहम इन रियल फ्लूइड जिस तरीके से वाटर है, विस्कस फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, तो इसकी जो लेयर्स है, फ्लूइड की जो लेयर्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आपस में फ्रिक्शन होती है। जब ये चलता है तो एनर्जी लॉस होती है। एंड द पाइप वाल्स, और जब ये चलता है तो वाल्स के साथ भी इसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉजेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होगी तो विच अपीयर्स एज अ ग्रेजुअल ड्रॉप इन प्रेशर अलोंग द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। तो इसका जो प्रेशर है वो एनर्जी लॉस होने की वजह से यूनिफॉर्म रेडियस वाले पाइप के अंदर क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर, यानी कि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के अंदर प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहता है, जो कि उसमें हम आइडियल फ्लूइड लेट करते हैं। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होती, इसलिए प्रेशर सेम रहता है। लेकिन रियलिटी में हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं इनकी विस्कोसिटी है यानी फ्रिक्शन है, जब ये चलते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है तो इनमें प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप लिखना है, हेडिंग देनी है, पहले 1 लाइन के अंदर आंसर देना है। एक्सप्लेनेशन में आपने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है और रियल के अंदर क्या होता है, आपने दोनों को पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन कर देना है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर वो क्या फरमाता है। वाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, यानी हमारे पास एक एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ होता है उसके जो पर हैं, उसके जो विंग्स हैं, आर राउंडेड आउटवर्ड, वो
ऊपर से, यानी उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है वहाँ से वो राउंडेड होते हैं। राउंडेड का मतलब वहाँ से वो कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड, राउंड यानी कर्व्ड होते हैं। वाइल फ्लैटेंड इनवर्ड, और जो उसका बॉटम वाला पोर्शन है वहाँ से वो फ्लैट होता है, सीधा होता है। ऐसा क्यों है भाई? तो इसकी हम वजह बताएंगे। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं, और अगर डायग्राम समझ आ गई तो फिर आपको इसका आंसर जब मैं पढ़ूंगा तो इजीली याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को ज़रा गौर के साथ देखिएगा। ये इस तरीके से हमने विंग बनाया है, ये रेड कलर का, इसके अंदर मैंने विंग भी लिखा है। तो ये ऊपर से इस तरीके से कर्व्ड है यानी राउंडेड है, और नीचे से सीधा है, फ्लैट है। तो उसने बोला ऐसा क्यों होता है? तो देखें, बात ये है कि इसको जो इंजीनियर हैं वो एरोप्लेन का विंग डिज़ाइन ही इस तरीके से करते हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। और ये आपने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल की जो पहली एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने ये पढ़ा है, वहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है और आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब एरोप्लेन जो है रनवे के ऊपर इस तरीके से दौड़ना शुरू करता है, अभी उड़ता नहीं है, चलना शुरू करता है ना, तो उसको सामने से एयर जो है उसकी ड्रैग फोर्स लगती है। जिस तरीके से जब आप बाइक पे जाते हैं तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है सामने से आपको एयर भी ज़्यादा लगती है। तो जब एरोप्लेन इस तरीके से आगे जाएगा ना तो इसको सामने से एयर टकराएगी। अब हमने एरोप्लेन के विंग्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है, तो जहाँ से राउंड सरफेस होती है ना वहाँ पे एयर फास्ट मूव करती है, और फ्लैट वाली सरफेस पे जो एयर है वो स्लो मूव करती है। तो चूंकि इसका नीचे वाला सरफेस जो है वो फ्लैट है, तो यहाँ पे जो एयर की स्पीड है वो क्या होगी, स्लो होगी। अच्छा, ये जहाँ ये हम ना इसको स्पीड को ये लाइन की मदद से शो करते हैं, और इन लाइंस को आप जानते हैं हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस दूर दूर होती है ना वहाँ पे स्पीड स्लो होती है, और जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज क्लोज हो मतलब वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने, चूँकि नीचे फ्लैट है, जब ये एरोप्लेन चलना शुरू करेगा तो इसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर भी एयर टकराएगी, नीचे वाली सरफेस के ऊपर भी एयर टकराएगी, मूव करेगी। लेकिन नीचे वाली सरफेस चूँकि फ्लैट है तो यहाँ पे स्पीड स्लो होगी, इसलिए लाइनें थोड़ी दूर दूर बनाई हैं, यानी स्लो एयर है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, यानी जहाँ पे स्पीड लो होगी इसका उल्ट वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। और इसकी ऊपर वाली सरफेस जो कर्व्ड है तो वहाँ यहाँ पे एयर फास्ट मूव करेगी, इसलिए मैंने लाइनें बनाई हैं करीब करीब। क्योंकि स्ट्रीम लाइंस क्लोज क्लोज होंगी तो उसका मतलब है वहाँ पे फास्ट एयर है। अगर एयर की स्पीड फास्ट होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, तो इसका मतलब नीचे स्लो एयर है इसलिए हाई प्रेशर है, इसके मुकाबले में ऊपर फास्ट एयर है और लो प्रेशर है। अब जैसे जैसे एरोप्लेन की रनवे के ऊपर स्पीड बढ़ती जाएगी ना, आप जानते हैं एरोप्लेन एक ख़ास स्पीड अचीव करने के बाद ऊपर उड़ता है। तो जैसे जैसे एरोप्लेन की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नीचे ऊपर स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी ऊपर प्रेशर लो होता जाएगा, वैसे वैसे नीचे प्रेशर हाई होता जाएगा। तो अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर। जैसे स्पीड बढ़ेगी ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, अब आप जानते हैं कि हमारे पास इस एरोप्लेन को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पुश होगी, एक फोर्स लगेगी। प्रेशर हमेशा किस से किस तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ। तो नीचे वाली एयर ना इसको ऊपर ऊपर चूँकि लो प्रेशर है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो इस पूरे विंग के ऊपर अपवर्ड प्रेशर लगेगा। ये मैंने यहाँ पर ये एरो बनाया है, यानी इसको ऊपर प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ऊपर उड़ेगा, इसी को बोलते हैं लिफ्ट। और एरोप्लेन इसी वजह से फ्लाई करता है। अगर एरोप्लेन के पर ना हो तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वो सिंपल एक बस है, एक गाड़ी है। तो एरोप्लेन अपने विंग्स की वजह से ही उड़ पाता है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं, इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आएगा। जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं यही हमने यहाँ पर इंग्लिश के अंदर पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, जिस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है वैसे ही लिखा है, आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि उसने बोला विंग्स की शेप ऐसे क्यों होती है। तो विंग्स शेप क्रिएट लिफ्ट, यानी विंग्स की जो इंजीनियर है शेप ही इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर से इसको राउंड रखते हैं, नीचे से फ्लैट रखते हैं ताकि इसको लिफ्ट मिल सके, ये उड़ सके ऊपर की जानिब। तो पहले हम उसको 1 लाइन के अंदर आंसर देंगे और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं आपको डायग्राम की मदद से सही बात जो है कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड ऑन टॉप एंड फ्लैटेंड ऑन द बॉटम। चूँकि उसने यही बात की है कि राउंडेड क्यों होते हैं ऊपर से और नीचे से फ्लैटेंड क्यों होते हैं। वाई विंग्स ऑफ एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड while flattened inward। तो हम इसका आंसर देंगे द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड ऑन द टॉप एंड फ्लैटेंड ऑन द बॉटम, यानी ऊपर से कर्व्ड होते हैं, राउंड होते हैं, नीचे से सीधे होते हैं, फ्लैट होते हैं, टू क्रिएट लिफ्ट, ताकि इसको लिफ्ट मिल सके, एरोप्लेन उड़ सके, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है।
एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। द अपर सर्फिस ऑफ द विंग इज राउंडेड। अपर सर्फिस क्या है? गोल है, कर्व्ड है, राउंडेड है, ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड है, सो दैट एयर कैन मूव फास्ट, ताकि एयर यहाँ पे क्या हो सके? फास्ट एयर फास्ट मूव कर सके। द लोअर सर्फिस इज फ्लैट। लोअर सर्फिस क्या है इसकी? बॉटम सर्फिस क्या है? फ्लैट है। सो दैट एयर मूव स्लोवर बिलो द विंग, ताकि एयर क्या मूव कर सके? स्लो एयर, यानी एयर स्लो मूव कर सके। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, अब बर्नौलिस प्रिंसिपल हमें ये कहता है वेयर स्पीड इज हाई, जहाँ पे स्पीड हाई होगी प्रेशर विल बी लो, प्रेशर लो होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्ट जहाँ पे स्पीड स्लो होगी प्रेशर हाई होगा। सो द प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ विंग इज लेस देन प्रेशर अंडर इट। सो टॉप वाला प्रेशर लो है नीचे की निस्बत, यानी नीचे प्रेशर क्या है? बॉटम पे प्रेशर क्या है? हाई है। अब दिस प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस एन अपवर्ड लिफ्ट। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो विंग्स को ऊपर की जानिब पुश करेगा, तो इसकी वजह से ये अपवर्ड इसको लिफ्ट लगेगी, अलाउिंग द एरोप्लेन टू फ्लाई, और इसी वजह से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई हो पाएगा। देखें स्टूडेंट्स, कितना इजी था और कितनी इजी वर्डिंग में आपको समझ आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एंड सुपर फ्लूइड। हमने रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड और सुपर फ्लूइड के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो बताना है। इसके बाद पूछता है कि विच ऑफ दीज रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इन तीनों में से हमारी इस वर्ल्ड के अंदर कौन सा एग्जिस्ट करता है फ्लूइड, वो भी बताना है। एक्सप्लेन, और हमने इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, चूँकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसने हमसे 3 फ्लूइड्स पूछे हैं। बारी बारी उसकी तरतीब के मुताबिक हम हेडिंग देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले उसने रियल फ्लूइड पूछा है तो हम रियल फ्लूइड की हेडिंग देंगे, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। उसके बाद आइडियल फ्लूइड की हेडिंग देंगे, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल मेंशन करेंगे। इसके बाद सुपर फ्लूइड की हम हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। यानी कि जो पहला सेंटेंस है क्वेश्चन का, उसमें उसने तीनों फ्लूइड्स पूछे, हम तीनों के बारे में लिखेंगे, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा भी। इसके बाद दूसरे सेंटेंस के अंदर उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, विच ऑफ दीज रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड की हेडिंग देंगे और इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर प्रॉपर जिस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर इसको अटैम्प्ट करना चाहिए उसी तरह अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स देंगे और डेफिनेशंस लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं रियल फ्लूइड से। आप जानते हैं हमारे इर्द गिर्द जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारे के सारे रियल फ्लूइड हैं। रियल फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी होती है, जिनको कंप्रेस किया जा सकता है, और जो स्टेडी फ्लो नहीं करते, जो लैमिनर फ्लो नहीं करते, बल्कि जिनका फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट होता है, यानी जो बेतरतीब फ्लो करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हम यही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड्स, जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारी दुनिया के अंदर, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारे के सारे आमतौर पर रियल फ्लूइड्स हैं। दैट पोजेस विस्कोसिटी, जिनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो, यानी एटम्स की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन हो, एंड कैन बी कंप्रेस्ड, और जिनको कंप्रेस्ड किया जा सके, ठीक है, जिनकी डेंसिटी यानी कि कांस्टेंट ना हो, आर क्लासिफाइड एज रियल फ्लूइड्स, उनको हम रियल फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये रियल फ्लूइड की डेफिनेशन। एग्जांपल्स जिस तरीके से वाटर है, आप देखें वाटर की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। डीजल है, इसकी विस्कोसिटी होती है, कंप्रेस भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। हनी, आप जानते हैं हनी की अच्छी खासी विस्कोसिटी है। ऐसे फ्लूइड्स जो आसानी के साथ फ्लो ना कर सके उनकी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, और ऐसे फ्लूइड्स जो आसानी के साथ फ्लो कर सके उनकी विस्कोसिटी लो होती है। यानी हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा है। जो आसानी के साथ फ्लो कर सके उनकी विस्कोसिटी कम होती है, जिस तरीके से एयर है, वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, यानी इनकी विस्कोसिटी कम होती है, ज़ीरो नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ होती है। वाटर, डीजल, हनी, मिल्क, एयर, ब्लड, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स वो चीज़ें जो फ्लो कर सके, एनीथिंग विच कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। अब इसमें हमारे पास लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। देखिए गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, वो भी फ्लो कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपके पास एक परफ्यूम की स्प्रे की बोतल हो और आप
कमरे के एक कोने के अंदर स्प्रे करें तो आप देखेंगे दूसरे कोने पे बैठे हुए जो शख्स है उसके पास वो खुशबू पहुंच जाएगी, बल्कि पूरे कमरे में पहुंच जाएगी। तो ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो एयर क्या है? फ्लूइड्स है। गैसेस क्या है? फ्लूइड्स है। वाटर फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, हनी फ्लो करता है, लेकिन कुछ आसानी से फ्लो करते हैं, कुछ आसानी से फ्लो नहीं करते। तो यहाँ पर फिर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल्स लिखी है, मैंने एक ही लाइन में एग्जांपल्स लिखी हैं, आप 3 लाइनों में लिखिएगा, ठीक है, या 6 लाइनों में भी लिख सकते हैं। एक लाइन में एक एग्जांपल, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, या 2 एक लाइन पे, 2 दूसरी लाइन पे, 2 तीसरी लाइन पे। तो इस तरीके से वो आपकी थोड़ी सी लेंथ भी मेंटेन हो जाएगी, आप जानते हैं। आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड के अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखें, ऐसा फ्लूइड्स जो नॉन विस्कस हो, जिसकी विस्कोसिटी ना हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे और जो स्टेडी फ्लो करे, लैमिनर फ्लो करे, तरतीब से फ्लो करे, उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की 3 कंडीशंस होती हैं और आपने इसको पढ़ रखा है। एन इमेजिनरी फ्लूइड, इसकी डेफिनेशन, ये हमारे पास एक इमेजिनरी फ्लूइड है, एक फर्जी फ्लूइड है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। दैट हैज़ नो विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी नहीं होती। और हम जानते हैं जितने भी फ्लूइड्स हमारे पास मौजूद हैं उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। तो आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड है, फर्जी फ्लूइड है, सिर्फ थ्योरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसकी विस्कोसिटी नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। और हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारे कंप्रेसिबल होते हैं, उनकी डेंसिटी कुछ ना कुछ चेंज की जा सकती है। एंड फ्लो स्मूथली विदाउट एनी एनर्जी लॉस। जाहिर बात है जब इसकी विस्कोसिटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है और ये स्मूथली फ्लो करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। इस कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, और स्मूथली फ्लो करता है और इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। एग्जाम्पल, नो रियल एग्जाम्पल एग्जिस्ट। हमारे पास कोई भी फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। कोई भी एक फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये चारों करैक्टरिस्टिक्स, ये चारों खसूसियात पाई जाएं, यानी आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। सुपर फ्लूइड्स आप जानते हैं, आपके चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है सुपर फ्लूइड्स वाला। आइए इसको डिफाइन करते हैं। अ फ्लूइड दैट फ्लोज विद जीरो फ्रिक्शन। अब इसकी फ्रिक्शन जीरो होती है एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, इसकी भी विस्कोसिटी नहीं होती, इज कॉल्ड सुपर फ्लूइड। इसको सुपर फ्लूइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आइडियल फ्लूइड और सुपर फ्लूइड के अंदर फिर फर्क क्या है? जब उसकी भी विस्कोसिटी नहीं है, इसकी भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है वो है कंप्रेसिबल की, ठीक है, यानी कि ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको कुछ ना कुछ कंप्रेस किया जा सकता है। आइडियल फ्लूइड जो है ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल हो वही आइडियल होगा, जिसको कंप्रेस किया जा सके वो फिर आइडियल नहीं रहेगा। तो सुपर फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होता है और ये जो है ये स्मूथली फ्लो करता है। आइडियल फ्लूइड के लिए ज़रूरी है कि वो लैमिनर फ्लो करे, तरतीब के साथ फ्लो करे, रेगुलर फ्लो करे, लेकिन सुपर फ्लूइड जो है ये लैमिनर फ्लो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो लिहाजा ये आइडियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। एक कंडीशंस को पूरी करते हैं, बाकियों को नहीं करते। जबकि आइडियल फ्लूइड होने के लिए हमारे पास 3 से 4 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। नॉन विस्कस हो, यानी विस्कोसिटी भी ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो, स्टेडी फ्लो करे, लैमिनर फ्लो करे, तरतीब से फ्लो करे और एनर्जी लॉस ना हो। तो ये लैमिनर फ्लो नहीं करता, ठीक है, यानी स्मूथली फ्लो नहीं करता, कुछ कंडीशंस को पूरा करता है एक को और बाकियों को पूरा नहीं करता, इसलिए सुपर फ्लूइड्स है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो लिक्विड हीलियम 3 और हीलियम 4, जब इनको हम वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर कूल डाउन करते हैं तो ये सुपर फ्लूइड्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड की, क्योंकि उसने हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ दीज रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स हम उसको बताएंगे कि रियल फ्लूइड, ये तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी फ्लूइड्स हैं, वाटर, डीजल, हनी, पेट्रोल, मिल्क, एयर, ब्लड, ये सारे के सारे हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये तो एग्जिस्ट करते हैं। सुपर फ्लूइड्स लैब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनको स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर अचीव किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर। तो मतलब ये भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस ही एग्जिस्ट करते हैं, और जो आइडियल फ्लूइड है वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी दुनिया के अंदर कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं है। तो सो वी कैन से दैट, हम इनकी डेफिनेशंस को देखकर ये बता सकते हैं दैट रियल फ्लूइड्स एंड सुपर फ्लूइड्स रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। रियल फ्लूइड्स और सुपर फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, वाइल आइडियल फ्लूइड्स आर प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। और जबकि आइडियल फ्लूइड जो है ये सिर्फ थ्योरीज के अंदर ही होता है, यानी इसको इमेजिन ही किया जाता है, ये रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो जो हमारे पास जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको आमतौर पर लाइन लगा के लिखा जाता है अगर दो चीज़ों के दौरान डिफरेंस पूछे। लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि लाइन लगाकर वो इस तरीके से तीन चीज़ों को लाइन लगाकर लिखने से ना वो बड़ा एक पेज चाहिए होता है, और आपकी जो पेपर के अंदर शीट है वो आप जानते हैं हमारे पास वर्टिकल होती है, तो उसके ऊपर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग लिखना चाहें तो उनको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इस पिक्चर के अंदर जो आपको अब शो हो रही है, हमने यहाँ पर इन तीनों फ्लूइड्स के कॉलम्स बनाए हैं। पहले कॉलम में आप जानते हैं आइडियल फ्लूइड की हेडिंग दी हुई है, और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास रियल फ्लूइड है, और थर्ड कॉलम में हमारे पास सुपर फ्लूइड्स है। तो पहले पॉइंट के अंदर तीनों की डेफिनेशंस वाला पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन में आपको समझा भी चुका हूँ। इसके बाद एग्जांपल्स भी हम समझ चुके हैं। विस्कोसिटी आप जानते हैं हमारे पास रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है और आइडियल और सुपर फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होती, तो ये भी आप इस पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये इनकम्प्रेसिबल है, और बाकी दोनों जो है वो कंप्रेसिबल हैं। और इसके बाद जो फ्लो टाइप है, आप जानते हैं दो तरह का फ्लो होता है हमारे पास, लैमिनर फ्लो और हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड जो है वो लैमिनर फ्लो करता है, स्मूथ फ्लो करता है, जबकि हमारे पास जो रियल फ्लूइड है और हमारे पास सुपर फ्लूइड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तरतीब से फ़्लो करें, ये टर्बुलेंट फ़्लो भी कर सकते हैं और लैमिनर फ़्लो भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से जो स्टूडेंट्स दरमियान में लाइन लगाकर इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें, इसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमसे क्या फरमाता है। तो लिखता है, वाई इज़ द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट फॉर एडवांसिंग आवर नॉलेज ऑफ लो टेम्परेचर फिजिक्स। अब सुपर फ्लूइड्स की हम बात कर चुके हैं। कहता है कि सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करना हमारे लिए लो टेम्परेचर फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी क्यों है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसकी हेडिंग देते हैं आंसर में, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स। क्योंकि उसने ही पूछा है व्हाई इज द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट, यानी सुपर फ्लूइड्स की स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स, तो हेडिंग देना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन को बड़ा ही बेहतर कर देता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। तो जहाँ पर हेडिंग्स बन सकती है वहाँ पर आप ज़रूर बनाया करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं उनमें जितनी हेडिंग्स जो बन सकती हैं हमने ज़रूर बनाई है, ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम्स के अंदर बेहतरीन नंबर लेकर टॉप कर सके, पोजीशन ले सके। पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है। सुपर फ्लूइड्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा चुका हूँ। ऐसे फ्लूइड्स जिनकी फ्रिक्शन नहीं होती और जिनकी विस्कोसिटी नहीं होती उनको सुपर फ्लूइड्स बोलते हैं। और सुपर फ्लूइड जो हैं ये सिर्फ लो टेम्परेचर के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर लिखा है सुपर फ्लूइड्स एग्जिबिट्स जीरो विस्कोसिटी, यानी सुपर फ्लूइड्स की विस्कोसिटी जीरो होती है, जो कि हम सुपर फ्लूइड्स की यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। विच इज़ अ यूनिक लो टेम्परेचर फिनोमिना, और ये एक लो टेम्परेचर के ऊपर ही अचीव होते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन इन ऑर्डिनरी फ्लूइड्स, आम फ्लूइड्स जो हैं वो ज़ीरो विस्कोसिटी को शो नहीं करते। चंद एक फ्लूइड्स हैं जिनके अंदर हीलियम आता है जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर ज़ीरो विस्कोसिटी को शो करता है। तो लिहाजा इसलिए हम, ताकि हम लो टेम्परेचर के ऊपर जो फ्लूइड्स का बिहेवियर है उसको स्टडी कर सकें, इसके लिए सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, सुपर फ्लूइड्स बिहेवियर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सुपर कंडक्टिविटी, यानी सुपर कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम सुपर फ्लूइड्स पढ़ते हैं। भाई सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखें स्टूडेंट्स, कुछ कंडक्टर्स यानी मटेरियल्स ऐसे हैं कि जब उनका टेम्परेचर लो किया जाता है तो उनकी रेजिस्टेंस बिलो होती है। आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कंडक्टर्स के अंदर। यानी अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर और कम करेंगे तो रेजिस्टेंस और कम होगी। तो टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा, एक इतना लो टेम्परेचर होगा कि रेजिस्टेंस कम होती होती ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो चुकी हो, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके, लो टेम्परेचर पे जाके, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। यानी सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनमें करंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करता है, चूँकि उनकी रेजिस्टेंस या उनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो चुकी होती है।
तो लिहाजा हम ऐसे मटेरियल्स को स्टडी करेंगे जिनकी हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो चुकी है, और ऐसे मटेरियल्स को हम यूज़ भी करते हैं, ख़ास तौर पर कंप्यूटर के चिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल बट पावरफुल मोटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें करंट का लॉस नहीं होता, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो होती है, तो इनमें करंट बड़ी ही फास्ट फ्लो करता है, मैक्सिमम फ्लो करता है। तो लिहाजा इसलिए भी सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे हम सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर के ऊपर अचीव होती है उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, स्टडिंग सुपर फ्लूइड्स एडवांसेस नॉलेज ऑफ फेज ट्रांजिशन, यानी सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करने से हमारा जो नॉलेज है वो और एडवांस होता है। किस बारे में? फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन यानी कि हमारे पास जो फ्लूइड्स हैं वो हाई टेम्परेचर से जब लो टेम्परेचर में ट्रांजिशन करते हैं जाते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस, उनकी कंडक्टिविटी और उनके बिहेवियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम स्टडी करते हैं एट लो टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट ये है, अंडरस्टैंडिंग सुपर फ्लूइड्स, जो हम बता चुके हैं कि हम सुपर फ्लूइड्स को स्टडी क्यों करते हैं, तो स्टडी हम देख चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग सुपर फ्लूइड्स हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर द क्वांटम बिहेवियर ऑफ मैटर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर मैटर यानी मैटर के पार्टिकल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं कि लो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मटेरियल जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, तो इसको भी वो स्टडी करते हैं, इसलिए भी इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि सुपर फ्लूइड्स रिसर्च कैन लीड्स टू एडवांसमेंट इन क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस, यानी कि सुपर फ्लूइड्स को रिसर्च करके हम क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? यानी कि जिस तरीके से हमारे पास कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं, लो टेम्परेचर यानी बहुत ही लो टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है, तो चीज़ों को हमारे पास कूल डाउन करने के लिए हम सुपर फ्लूइड्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम इनको कूलिंग सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर होते हैं, तो लिहाजा इनसे हम चीज़ों को कूल करने के लिए, जिस तरीके से हाई सुपर मैग्नेट्स होते हैं बहुत हीट अप हो जाते हैं जब उनको यूज़ किया जाता है, तो उनको कूल डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर। उसने हमसे सुपर फ्लूइड्स को स्टडी करने की इम्पोर्टेंस पूछी थी, तो आपने यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिखना है। कोई से भी आप 4 पॉइंट लिख दें तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स का 1 नंबर होता है। 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। 5 पॉइंट लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।